नेता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। देश का सबसे बड़ा विषय इस समय किसानों को लेकर 3 ऑर्डिनेंस जो लोकसभा से बिल के रूप में पारित हो चुके हैं। राज्यसभा का इंतजार तगड़ा घमासान। जैसा पहले कहा, अकाली दल भाजपा की सबसे पुरानी सबसे पक्की दोस्तों में से एक, उसकी हरसिमरत कौर जो नुमाइंदगी कर रही थी मंत्रिमंडल में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कई लोगों ने कहा कि यही अकाली दल थी जो जब कैबिनेट में डिस्कशन हुआ तब चुप्पी साधे हुए थी। कई लोगों ने कहा कि अब तो मजबूरी थी इस्तीफा देने की, क्योंकि कैबिनेट मंत्री रहते हुए विरोध करती तो वो आर्टिकल 75 का उल्लंघन होता। कई लोगों ने कहा कि यही सुखबीर बादल थे जो पंजाब विधानसभा के सत्र में कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रतिरोध करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर से हासिल चिट्ठी लहरा रहे थे। लेकिन अब अकाली दल की अंदरूनी लड़ाई ऐसी है, ढींढसा ग्रुप अलग हो चुका है, भाजपा अपनी सीटें बढ़वाना चाहती है, अकाली दल का बेस कमजोर हो रहा है। उन सबको देखते हुए और उनका जो कोर प्लैंक है, कोर वोट बैंक है, किसानों का वोट बैंक, जिसके लिए देवकांत बरुआ की तर्ज पर सुखबीर बादल ने यह भी कह दिया कि हर किसान अकाली है और हर अकाली किसान है। तो उन्होंने इस तरीके का एक पॉलिटिकल गिमिक और दांव चला। कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, हरियाणा से विरोध के स्वर उभर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो शेतकारी संगठन है वो कह रहे हैं ये फार्मर्स को जो इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए उसकी दिशा में पहला कदम है। मैंने अशोक गुलाटी का भी जिक्र किया। इस पूरी बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा ज्ञान संवर्धन करने के लिए वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी हैं, जिनको आप लोग कई दफा ललन टॉप शो में भी देख चुके हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया नेता नगरी से जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं देवेंद्र जी कि ये जो 3 बिल हैं, पहला बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, दूसरा फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस। ये 3 बिल, अगर आप मेरे दर्शकों को बिल्कुल आम फहम भाषा में एक एक दो पंक्ति में बता सकें। हम तो अपने तय बताते ही हैं कि ये है क्या, मामला क्या है, क्योंकि उनको सिर्फ कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं, एमएसपी, अड़तिया। आज प्रधानमंत्री का भी बयान आ गया कि एमएसपी मिलता रहेगा, विपक्ष झूठ फैला रहा है। तो इन 3 बिलों के बारे में सबसे पहले बताएं, फिर चर्चा करें। देखिए, जो 3 बिल हैं बेसिकली ये हमें ओपन मार्केट की तरफ लेके जाते हैं। और ये बिल, जो पहला बिल है, उसका जो मैसेज है या जो उसका ऑब्जेक्टिव है बहुत क्लियर है कि वो कहते हैं कि भाई मंडी के बाहर भी आप किसान अपना प्रोड्यूस बेच सकेगा और जो इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट जो भी बाधाएं थी वो हट जाएंगी। तो दैट मीन्स 1 कंट्री 1 मार्केट। पंजाब का किसान बेंगलोर में जाके अपना प्रोड्यूस बेच सकता है, बेंगलोर का किसान छत्तीसगढ़ में आके अपना प्रोड्यूस बेच सकता है। ये उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा जो आपने कहा, एक जो जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं या जितने भी बड़े प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, उनके लिए जो स्टॉक लिमिट थी वो हटा दी गई है कई क्रॉप्स पे, यानी सिर्फ फूड क्रॉप्स ही नहीं, उसमें इंक्लूड किया गया है अनियन, पोटैटो और एडिबल ऑयल्स, ये सब मिल दिए गए हैं। और इनमें जो स्टॉक लिमिट है, अपर स्टॉक लिमिट है, वो हटा दी गई है। और तीसरा जो एक प्रावधान है, उसमें तीसरा जो एक ऑर्डिनेंस था या जो बिल था, उसमें बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नए रूल सेटअप किए गए हैं। और ये कहा गया है कि 5 साल तक आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसमें डिसरप्शन हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो फिर उसकी क्या प्रोसेस होगी, वो भी उसमें स्पेल आउट की गई है। बेसिकली ये जो 3 बिल हैं ये हमें एक तरह के ओपन मार्केट के हवाले छोड़ रहे हैं किसानों को। और ये कहा जा रहा है कि ये जब मार्केट ऑपरेट करेगी तो किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो आएगी इस सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आएगी, और उससे जो है किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, अच्छा प्राइस मिलेगा, प्राइस से डिस्कवरी होगी, जो इकोनॉमिक टर्म्स में हम कहते हैं। ये बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इसके प्लस माइनस पे चर्चा के लिए मैं आपके पास लौटूंगा। देवेंद्र जी, राजदीप जी, आप अशोक गुलाटी जी से बात कर रहे थे कल, उनका क्या तर्क है, क्या कह रहे हैं ये अर्थशास्त्री? देखिए, एक वर्ग है अर्थशास्त्रियों में, जैसे आपने कहा इसमें डिवाइड है, लेकिन जो एक तरह से जो लिबरलाइज्ड इकोनॉमिस्ट है, जिसमें प्रोफेसर गुलाटी उनमें से एक है, उनका कहना है कि
1991 में जिस तरह से इंडस्ट्री को डी लाइसेंस किया गया, एक तरह से कंपटीशन के लिए ओपन किया गया, उसी तरह से अब कृषि को किया जा रहा है। जो किसान अपनी उनका क्रॉप है वो किसी दूसरे राज्य में नहीं जाकर बेच पाता था, उनकी जो खेती थी वो उसी राज्य तक सीमित थी, उसी मंडी में जाना पड़ता था, पूरे एपीएमसी का दबदबा हुआ करता था, सरकारी एजेंट और कमीशन एजेंट के थ्रू जाना पड़ता था। उनका कहना है इससे कंपटीशन बढ़ेगी और किसान को वो एक तरह से हक मिलेगा कि अब मेरी जो खेती है मैं कहाँ उसे लेकर जाऊं, मैं अगर मेरा जो गेहूं है, चावल है या जो नॉन व्हीट नॉन राइस क्रॉप्स है, कहाँ लेकर मैं पूरे देश भर में ले जा सकता हूँ। जैसे शर्मा जी ने कहा 1 मार्केट 1 नेशन। अब ये सब एक तरह से अगर आप देखें, कई सालों से शरद जोशी जो शेतकरी संगठन के महाराष्ट्र के नेता हुआ करते थे, वो हमेशा ये कहते थे कि ये भारत और इंडिया के बीच में जो दरार है उसे अब खत्म करना है और हमें एक तरह से किसान को मार्केट फ्रेंडली करना है। सवाल ये है कि छोटा मार्जिनल किसान जो है, जो एक तरह से 80% से ज्यादा है, क्या वो इसका फायदा उठा पाएगा या केवल बड़े किसान या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे उनको इसका फायदा उठाएंगे? तब जब मैंने प्रोफेसर गुलाटी को कहा, उन्होंने कहा यही जो आशंकाएं 91 में भी कही जा रही थी कि जैसे आप मार्केट को एक्सपेंड करेंगे, जो छोटे इंडस्ट्री है वो खत्म हो जाएंगे, उसके बदले उनका कहना है सर्विस सेक्टर बहुत आगे जा पाया 91 के बाद। तो उनको लगता है ये इंडियन एग्रीकल्चर का 1991 मोमेंट है और जो उनका विरोध कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो 91 में जिसे बॉम्बे क्लब कहा जाता था इंडस्ट्री में, उसी तरह के पुराने जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो नेता है, जो कमीशन एजेंट है, वो इसे विरोध कर रहे हैं। उनको लगता है कि आम किसान को इसको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। अब लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, ये बड़ा सवाल। देवेंद्र जी, आपकी क्या राय है? आप लगातार कृषि के विषयों पर लिखते रहते हैं, इन तीनों बिलों को लेकर। देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे जो मेनलाइन इकोनॉमिस्ट हैं वो अमेरिका और यूरोप से आगे नहीं देख सकते। और दूसरी बात यह है कि जो टेक्स्ट बुक्स में हमारे जो ओपन मार्केट इकोनॉमी की जब बात करते हैं, फ्री मार्केट की बात करते हैं, वो उससे आगे भी देख नहीं सकते। ना उनकी इतनी क्षमता है कि जो वर्ल्ड बैंक और IMF ने हमें कहा है उसके बाहर वो जाके आंकलन कुछ कर पाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो हमने जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं, ये कट एंड पेस्ट की है हमने अमेरिका से और यूरोप से। अमेरिका और यूरोप में इतना भयंकर संकट है एग्रीकल्चर का, इसके बारे में तो हमारे इकोनॉमिस्ट नहीं जानते या नहीं बताना चाहते। अब देखिए, 7 दशकों से अमेरिका में ये ओपन मार्केट इकोनॉमी थी, वहां पर कोई MSP नहीं है, वहां पर कोई APMC की मंडी नहीं है, वहां पर पूरा नेटवर्क है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा रूरल का, हम सब जानते हैं। उसके बावजूद हम ये भी जानते हैं कि वहां पर वॉलमार्ट भी है जिसके पास कोई स्टॉक लिमिट नहीं है। इससे बड़ी कंपनी कौन सी हो सकती है? ये भी हम जानते हैं कि वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, कमोडिटी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एक्सचेंज जो है शिकागो में। उसके बावजूद भी अमेरिकन एग्रीकल्चर इज पासिंग थ्रू ए टेरिबल क्राइसिस। The chief economist of the US Department of Agriculture has gone on record saying कि American farmers की जो income है since 1960s has been on a steep decline. आजकल भी अगर हम देखें तो the rate of suicide in rural America is 45% higher than the rate of suicide in urban America. जो bankruptcy खड़ी है किसानों के सिर पे वो $425 बिलियन की है। अब मुझे बताइए कि जो मॉडल वहां पर फेल हो चुका है, जो यूरोप में फेल चुका है, यूरोप में आज अगर टिका हुआ है एग्रीकल्चर तो वो सब्सिडीज के ऊपर टिका हुआ है। हम जानते हैं कि OECD कंट्रीज की सब्सिडीज हर WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग से पहले चर्चा में होती है और वो इतनी सब्सिडीज हैं कि जो मार्केट है एक्चुअली वो सर्वाइव करती है या थ्राइव करती है उन सब्सिडीज के सिर पर। अभी देखिए, OECD की फिगर्स हैं, लेटेस्ट जो फिगर है 2018 की है मेरे पास, कि $246 बिलियन की सब्सिडी एग्रीकल्चर में जाती है, जिसमें $100 बिलियन सिर्फ यूरोप के लिए जाता है। और वो अगर यूरोपियन एग्रीकल्चर में आप ये हटा दीजिए सब्सिडीज तो उनका एग्रीकल्चर भी कोलैप्स करता है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज हमारे इकोनॉमिस्ट क्यों नहीं देख सकते कि अमेरिका और यूरोप से आगे, ये क्यों नहीं देखते कि इंडिया के लिए हमें वो फेल्ड मॉडल नहीं चाहिए। व्हेन विल वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर कंट्रीज? वहां तो सब्सिडीज थी, ह्यूज सब्सिडीज। अब देखिए, अमेरिका में हर फार्मर को एवरेज जो है $60,000 हर साल मिलते हैं एज सब्सिडी सपोर्ट। इंडिया में $200 से ज्यादा सब्सिडी सपोर्ट नहीं मिलती है। अब अंडर इंडिया की एक
स्टडी है कि अगर हम ग्रीन बॉक्स सब्सिडियों की भाषा में आप जानते हैं, अगर वो हटा दी जाए तो अमेरिका, कनाडा और यूरोप का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वो 40% ड्रॉप करता है। यानी मतलब उनका एग्रीकल्चर ही नहीं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी सब्सिडीज पे टिका हुआ है। तो ये हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं ये कब देश की रियलिटीज को जानेंगे और एक फेल्ड मॉडल हमारे पे क्यों थोपा जा रहा है। यही हमने 2006 में किया था। 2006 में बिहार में यही कहा गया था कि सब अब बिहार विल बी अ हार्बिंगर ऑफ ए न्यू रेवोल्यूशन, पंजाब पीछे रह जाएगा, बिहार उसकी लीड लेगा। उन्होंने एपीएमसी मंडियां भी खत्म कर दी थी उस टाइम तो, और रिजल्ट ये हुआ 14 साल हो गए हैं। आपने देखा है कि जितना रिवर्स माइग्रेशन हुआ उसमें अधिकतर लोग बिहार गए हैं। 14 साल आपने जनरेशन का जो लॉस हुआ है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरा ये कहना है कि जो इकोनॉमिस्ट ने या जो पॉलिसी मेकर्स ने डिसीजन लिया था उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक जनरेशन का पूरा लॉस हो चुका है जस्ट बिकॉज समबडी हैज दिस फैंसीफुल आइडिया कि मार्केट्स ऑपरेट वेरी वेल। क्यों नहीं बिहार में मार्केट्स ऑपरेट कर पाई अभी तक? क्या कारण है कि हर साल बिहार से जो प्रोड्यूस है अनस्क्रूपुलस ट्रेडर्स उसको लाके पंजाब और हरियाणा में बेचते हैं पैडी और व्हीट का? इससे मतलब साफ है कि दैट मॉडल फेल्ड टू शो इट्स वर्थ इन बिहार। अब जब बिहार में फेल हो चुका है, जब अमेरिका में फेल हो चुका है, जब यूरोप में फेल हो चुका है, हमारे इकोनॉमिस्ट क्या टेक्स्ट बुक के बाहर देखने की क्षमता नहीं रखते? व्हाट ए ट्रेजेडी ऑफ दिस कंट्री। व्हाई कांट वी बिल्ड अप आवर ओन सिस्टम जो कि देश के किसानों के लिए हित में हो? क्यों नहीं हम कर सकते? मुझे नहीं समझ आता कि व्हाई डू यू हैव टू फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन जो वर्ल्ड बैंक ने आपको दे दी है और आपको लगता है कि आपकी प्रमोशन तभी हो पाएगी, आप उसको प्रमोट करते रहेंगे। आई थिंक वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट मोड जो हमारे यहाँ पर फॉलो किया गया इतने सालों से। अच्छा राजदीप, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? नहीं, मैं 2-3 छोटे मुद्दे रखना चाहता हूँ। मेरी जानकारी बहुत कम है वैसे, लेकिन मैं दूसरों से जो मुझे मिल रही है जानकारी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक आप देखिए, और आपने उनका जिक्र भी किया शुरुआत में सौरभ भाई, ये है राजू शेट्टी। अब राजू शेट्टी भी अपने आप को किसान के नेता मानते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। अब मैं नहीं कह रहा कि राजू शेट्टी, आप नहीं कह सकते केवल बड़े किसानों के लिए एक तरह से उनके वक्ता है या वो छोटे किसानों के विरोध में है, लेकिन उनको भी लगता है, खासकर की जो कैश क्रॉप इकोनॉमी है उसको उनको लगता है कि अगर मार्केट से जोड़ा जाए तो किसानों का फायदा हो सकता है। कि इस समय किसको फायदा होता है? कुछ पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी, क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग जो है, एपीएमसी में जो कमीशन एजेंट हैं या उनके जो पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं, पूरा फायदा उनको मिलता है। क्योंकि महाराष्ट्र में शक्कर लीजिए, फिर आप ग्रेप्स लीजिए, ये जो है यहाँ जिस तरह से एक तबके का डोमिनेशन है, उनको लगता है अगर मार्केट से जोड़ा जाए कृषि को तो उन बाकी लोगों को भी फायदा हो सकता है। तो हमें उनकी भी आवाज सुननी चाहिए। दूसरी बात, एक महत्व की बात है कि नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है जब वो कहते हैं कि किसानों की आमदनी उनको दुगना करनी है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उनकी, अगर आप एक तरह से विचारधारा को नजदीकी से देखें तो मुझे लगता है उनको लगता है कि लोगों को धीरे धीरे कृषि से हटकर, यानी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से हटकर, या तो एग्रो प्रोसेसिंग में आना चाहिए या शहरीकरण होना चाहिए, कि सर्विस सेक्टर को आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप गुजरात मॉडल एक तरह से देखिए, उसमें आपको दिखेगा कि हालांकि कृषि में ग्रोथ रेट हुआ, लेकिन कई लोग कृषि छोड़कर धीरे धीरे शहरीकरण जो गुजरात में हुआ है पिछले 30 सालों से, ये मुझे लगता है उनकी फिलॉसफी है। अच्छा, इसको हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, मेरे 4-5 छोटे-छोटे सवाल हैं जिसपे मैं देवेंद्र जी आपकी राय जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक उदाहरण मैं भी देना चाहता हूँ। बीते दिन एक कार्यक्रम के सिलसिले में मेरी बात हुई, IIM में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री, IIM बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं, काफी रेप्यूटेड नाम है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इस देश में इलेक्शन रिफॉर्म्स का पायनियर है, उससे जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर शास्त्री ने एक समूह बनाया जिस समूह में अब 36,000 किसान जुड़े हैं, आंध्र प्रदेश के और दूसरे दक्षिण भारतीय जिलों के। और उन्होंने फर्म शुरू की फार्म वेदा के नाम से, जिसमें पूरा प्रॉफिट किसानों को जा रहा है, ओनरशिप जा रही है। उन्होंने क्या किया, जो किसानों का प्रोडक्ट है और बीच की जो दलाली वाली अड़तियों की सबकी चेन है, उसको खत्म कर दिया। तो किसानों का जो प्रोड्यूस है वो सीधे, जिसको वो फार्म टू फोक कहते हैं, सीधे वहां तक पहुंचाए। फिर विपणन में नई नई चीजें, मार्केटिंग में नई नई चीजें लेकर आए, फिर उस प्रोडक्ट को एक नाम दिया। तो इससे अब समृद्धि आ रही जिसको वो बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक वर्केबल मॉडल है। तो मैंने प्रोफेसर शास्त्री से ये बात पूछी कि आप तो इतना पॉलिसी पे, सब चीजों पे बात करते हैं क्लासरूम्स में, तो उन्होंने कहा यहीं पर गड़बड़ हो गई। मैंने 1 साल की छुट्टी ली
मैं गांव गांव घूमा, बुंदेलखंड गया, रुहेलखंड गया, बघेलखंड गया, दक्षिण भारत में घूमा, उड़ीसा में घूमा कि किसानों के असली मुद्दे क्या है, वो चाहते क्या है, उनकी जरूरतें क्या है और कैसे उनको जोड़ा जा सकता है। और उसकी समझ के आधार पर हमने ये 15 साल में एक सिस्टम बिल्ड किया। तो ऐसा मतलब उनका जो उनकी बात सुन के हमें लगा वो ये कि किसानों को साथ लाया जाए और उनको बाजार की राइड पर सवार होना सिखाया जाए ताकि उनको ज्यादा मुनाफा मिले, क्योंकि प्रकट रूप से, घोषित रूप से सबकी चिंता यही होती है कि किसानों की आय बढ़े, किसान समृद्ध हो, उनके हितों की रक्षा हो, या जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि कहीं पे सब्सिडी के जरिए और कहीं पर किसी और चीज के जरिए उनके हितों को बचाया जाए। तो एक मॉडल वो भी है। आपने जो कहा शास्त्री का उदाहरण दिया, एक बात आपने रखी 15 साल। देखिए ये ओवरनाइट नहीं हो सकता, ये जानिए। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब भी सिस्टम में डिसरप्शन होता है, ये जो प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं आज हरियाणा और पंजाब में, ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन उसके साथ साथ जो किसान है, आम किसान है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर है, उसको आपने अभी तक पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं दिया है। त्रिलोचन शास्त्री जैसे व्यक्ति ने कोशिश की, लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा, ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये और उनको नियत पर भरोसा था। चलिए, पहला मसला जो बार बार उठ रहा है देवेंद्र जी, वो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या है ये ऑर्डिनेंस में एमएसपी का चक्कर? क्योंकि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं एमएसपी मिलता रहेगा। ज्यादातर लोगों को ये डर है, खासतौर पर पंजाब के लोग जो वीट में और राइस में जिनका 1/3 या 1/4 कंट्रीब्यूशन रहता है, कि ये एमएसपी वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। तो क्या है वस्तु स्थिति एमएसपी की? देखिए, मैं त्रिलोचन शास्त्री जी की भी बहुत इज्जत करता हूं और मैं शरद जोशी को भी अच्छी तरह जानता था, इतने साल से हम लोगों ने इकट्ठे काम किया है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो शरद जोशी जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, बेसिकली वो गन्ने के किसानों की थी, और गन्ने के किसानों की जो सब्सिडी मिलती है या जो उनका फिक्स्ड प्राइस है, वो आज WTO में भी उसको चैलेंज किया जा चुका है कि भारत में एग्रीकल्चर जो उसके ऊपर जो उनकी फोकस रहता है, उसमें गन्ना भी है। अगर आप गन्ने को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, गन्ने की जो प्राइसेस हैं वो बेसिकली स्टेट एडवाइज प्राइस यानी स्टेट फिक्स करती है, मार्केट नहीं करती है। जिस दिन आपने गन्ने को मार्केट पे छोड़ दिया, मैं देखना चाहूंगा शेतकारी संगठन का क्या रिस्पॉन्स होता है उसमें। वो अपनी तो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं टर्फ, लेकिन दूसरा वो कहते हैं कि सबको खोल दिया जाए। ये बात समझनी है हमें पहले बहुत जरूरी। दूसरी बात जो आपने त्रिलोचन शास्त्री जी कही, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे 30 साल हो गए, मैंने नौकरी छोड़ के ये एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूँ और मैं सारे देश में घूमा हूँ, और मेरा भी एक्सपीरियंस जो है वो ये कहता है कि एमएसपी देने के अलावा जो स्पेशली जो मार्केट में ला सकते हैं लोग, आपके पास कोई चारा नहीं आप किसान को एक अश्योर्ड इनकम दे सकें। अब इंटरेस्टिंग ये होगा अगर आप उनसे सवाल पूछें त्रिलोचन शास्त्री जी से कि जो प्राइस वो किसानों को दे रहे हैं, इज इट हायर देन एमएसपी कि इज इट लोअर देन एमएसपी? इट्स हायर देन एमएसपी। अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है अगर ये है तो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मैं दो सिर्फ एफपीओस को जानता हूं जिन्होंने एमएसपी से ज्यादा प्राइस दिया, दोनों के दोनों आज लॉस में। और जितने भी हमारे देश में ये चर्चा हो रही है उसमें हो रहा है कि हम हायर प्राइस दे रहे हैं। हायर प्राइस क्या होता है? अगर आज मूंग का दाम 7,000 रुपए प्रति किलो है और अगर आप उसको मार्केट में 50 रुपए मिल रहा है, अगर आप उसको 52 रुपए देते हैं, 55 रुपए देते हैं, तो वो तो हायर प्राइस हो गया ना। लेकिन एमएसपी के ऊपर क्या मिल रहा है? हमने देखा है कि जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है ओवर द इयर्स, जहां जहां एमएसपी नहीं है वहां पर प्राइसेस जो हैं वो डिप्रेस रहे हैं, प्राइसेस कम मिले हैं किसान को। और यही कारण है, मैं आपको उदाहरण एक देना चाहता हूं स्टडी का, मैं बताता हूं, आपको शेयर करता हूं। ओईसीडी ने इक्रियार के साथ एक स्टडी की जिसका आपने नाम लिया, अशोक गुलाटी जी उसमें है। उस स्टडी ने बताया है कि 2000 और 2016-17 के बीच में किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आपने कभी देखा किसी टीवी चैनल पे ये डिस्कशन हुआ हो कि 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ 16 सालों में किसानों का? और ये ओईसीडी की रिपोर्ट है, उसमें ये भी कहा गया क्योंकि उनको उनका जो हक बनता था, ये जो दाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ये लॉस है। आप ये देखिए कि 2000 और 2016-17 के बीच में, जबकि हम ये जानते हैं कि एमएसपी देश में सिर्फ 6% किसानों को मिलता है, 94% फार्मर्स तो मार्केट्स पे डिपेंडेंट है। और उसके बाद ये मार्केट्स का हाल था कि किसान जो हैं इस क्राइसिस में, मैंने आपको एक फिगर दी है, इकोनॉमिक सर्वे 2016 कहता है कि किसान परिवार की 17 राज्यों में जो इनकम है, एनुअल इनकम, वो 20,000 रुपए है साल की। कहां है वो मार्केट्स? अगर 20,000 रुपए किसान परिवार की इनकम है 17 राज्यों में, आधे देश में, तो वो मार्केट्स कहां है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको आप कहते हैं कि ओपन मार्केट, उसको कंपटीशन में फायदा होगा। जब मंडियां ही सिर्फ 7,000 हैं देश में, जो कि अधिकतर पंजाब और हरियाणा में है, तो सारा देश तो खुला पड़ा था।
तो वहां तो ओपन मार्केट ऑपरेट कर रही थी। मैं वही कहना चाहता हूं बार बार कि हमारे देश में क्योंकि लोग बैठे हैं शहरों में, उनको आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है एग्रीकल्चर में। दे बिलीव्ड कि जो हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स 101 में, इकोनॉमिक्स 201 में, वी बिलीव ऑन गोइंग ऑन विद दैट काइंड ऑफ रिटोरिक। लेकिन रियलिटीज क्या है? अब जो आप कह रहे हैं कि भाई वहां पर कितने किसानों का, हजारों का हुआ है। पंजाब और हरियाणा ने अपना जो ये पीडीएस का सिस्टम जो कहिए, ये एमएसपी का सिस्टम जो आपने सवाल पूछा है, पीडीएस तो उसके बाद में आएगा, पहले एमएसपी की हम बात करें, दैट हैज बीन बिल्ट ओवर द लास्ट 50-60 इयर्स। और उसमें पंजाब में तकरीबन 1840 मंडियां हैं, परचेज सेंटर्स हैं, सब यार्ड्स हैं, जो उसका और एक बढ़िया नेटवर्क है, विलेज के लिंक रोड्स के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें किसान अपना प्रोड्यूस लेके जाता है, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकार। लेकिन देवेंद्र शर्मा जी, नहीं सर, मैं आपको 1 मिनट टोक रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि जब मैंने गुलाटी जी से ये सवाल पूछा एमएसपी पर, और सौरभ जी, ये उनका जवाब जो इंटरेस्टिंग था, उनका कहना है कि हम एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं इस लॉ में। उनका कहना है कानून, ये बात प्रधानमंत्री ने भी आज कही है कि एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं। नहीं, उनका कहना है हम किसान को ऑप्शन दे रहे हैं, जिनको एमएसपी सिस्टम में आना है वो आ सकते हैं, जिनको ओपन मार्केट में जाना है वो जा सकते हैं, ये उनका कहना है। जैसे मैंने कहा, मैं दूसरों से ये जानकारी। देवेंद्र जी, जैसे अभी हमारे खेत है, हमारे पास ये विकल्प होता है कि हमारे यहाँ, हम बुंदेलखंड में हमारे यहाँ चना, मसूर, मटरा ये ज्यादा होता है, पानी की समस्या है। तो अभी तो हमने थ्रेसर लगाया, बोरा भरा, सीधे मंडी में उतारा, जहां पे सरकारी खरीद है वहां खसरा खतौनी दिखाई, नहीं तो अड़तिये को बेचा। अभी क्या है, जो समस्या है कि भंडारण की समस्या है। मान लीजिए मेरे पास 50 बोरा या 100 बोरा मसूर है और मैं अभी स्टॉक करना चाहूँ कि 4 महीने 5 महीने बाद दाम चढ़ेगा तब निकालूंगा। तो एक तो भंडारण को लेके बहुत सारे नियम थे जिनमें रिलैक्सेशन मिल रहा है, वो ट्रेडर्स को भी मिल रहा है, हम श्योर किसानों को भी मिल रहा होगा। देखिए, पहले इसमें समझने की हम थोड़ा कोशिश करें। आप जो कह रहे हैं कि साहब ये किसी को भी अब जाके चॉइस है उसके पास के बाहर बेच सकता है, आप एनएसएसओ का डाटा उठा के देख लें 2014-15 में, उसमें उन्होंने पूरा एक टेबल दिया है और उन्होंने बताया कि 2 सीजन को उन्होंने फॉलो किया है और उसमें ये स्पष्ट उसमें निकल के आता है कि 54% से लेके 84% तक जो लोगों ने मंडी के बाहर प्राइवेट ट्रेडर्स को बेचा है। ये कहना कि मंडी के अंदर ही बेचा था, वो तो एनएसओ 2012-13 की बात कर रहा है, 14-15 की बात कर रहा है, तो ये तो पहले से हो रहा था। मैंने आपसे कहा कि 6% किसानों को एमएसपी मिलता, 94% तो अपनी चॉइस का इस्तेमाल कर रहे थे ना, वो बाहर ही बेच रहे थे ना। अगर बाहर अच्छा प्राइस मिलता, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इंडिया टुडे अच्छी सैलरी देता है तो आदमी उसको छोड़ के किसी और चैनल में क्यों जाएगा? जब अगर किसान को अच्छा प्राइस मिलता तो मुझे बताइए कि वो क्यों कहेगा कि मुझे एमएसपी चाहिए? क्या उसको समझ नहीं है इस बात की? लेकिन अगर उसको नहीं मिल रहा है तभी वो खड़ा होके बोल रहा है कि मुझे एमएसपी चाहिए। रहा ये देवेंद्र जी, इसमें अगला सवाल ये उठ रहा है, जब मैं रिएक्शन अलग अलग देख रहा था, कि कई लोगों ने कहा कि किसान एमएसपी के चक्कर में जो एक फिक्स पैटर्न है, गेहूं उगाएंगे, धान उगाएंगे, गन्ना उगाएंगे, उन्हीं पर अटके हुए हैं। मार्केट ड्रिवन नहीं है कि भाई अब इसकी सरप्लस हो गई, इसकी जरूरत नहीं है, गन्ना सरप्लस उग रहा है, सरकारी खरीद के भरोसे है, गन्ना किसानों की लॉबी मजबूत है, चाहे यूपी हो चाहे महाराष्ट्र, उनके ऊपर एक दबाव रहता है, भुगतान करो भुगतान करो भुगतान करो। और जो कैश क्रॉप है, मार्केट जिनको जरूरत मांग रहा है या जिन पे आपको ज्यादा मुनाफा होता है, तो किसान उसकी तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको भरोसा है कि ये तो सरकार खरीदेगी, जाएगी कहाँ। इस तर्क पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सोच इसलिए है क्योंकि हम उस रूरल रियलिटी से बहुत कट ऑफ है। पंजाब में तो आपकी जो बात है, इस पे बहुत डिबेट हुई है कि वीट और पैडी से हमें निकलना है और इसने पानी का भी दोहन किया है, सरप्लस भी है, वो सब बातें मैं भी समझता हूँ। जौहल साहब जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उनके एसएस जौहल, उनकी रिपोर्ट 80s में आई थी जो डाइवर्सिफिकेशन में थी। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट भी उनकी आई जिसमें उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन की बात की है। अब देखिए इसमें किसान की क्या गलती है? जब सरकार को वीट एंड पैडी चाहिए था तो आपने एनकरेज किया, उसको सारे प्रावधान दिए, इनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया, एमएसपी दिया। अब आप कहते हो कि आप इसको छोड़ के आप किसी और क्रॉप में चले जाइए। किसान बेवकूफ नहीं है। देखिए, किसान को अगर उससे अच्छा दाम मिलता है तो वो जाने को तैयार है। अब इन्होंने क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन में सनफ्लावर, मेज, ये सब चीजें की। अब बताइए कि पिछले एक महीने के अंदर एमएसपी के प्राइस की हम बात करें या मंडी की बात करें तो मक्की पे 600 रुपए पे क्रॉप बिकती है, बताइए, जबकि प्राइस एमएसपी 1850 रुपए है। तो किसान डाइवर्ट करेगा? आपका ख्याल है? किसान क्या आप समझते हैं कि वो बेवकूफ है, वो नहीं जानता कि उसका भी लाइवलीहुड है?
ये हम लोग जो बैठे बैठे सोचते हैं ना कि ये नहीं कर रहा किसान, मुझे लगता है कि वहां प्रॉब्लम है, हमारी सोच में प्रॉब्लम है, किसान की सोच में प्रॉब्लम नहीं है। और हम उसको ऑल्टरनेटिव नहीं दे रहे। जब हम उसको ऑल्टरनेटिव नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, वो उसी सिस्टम पे चलेगा, व्हीट एंड राइस। इसलिए किसान जो है, मेरा मानना है कि वो बेस्ट इकोनॉमिस्ट है, वो बेस्ट साइंटिस्ट है, वो जानता है कि उसके हित में क्या है और देश के हित में क्या है, वो नहीं डाइवर्ट कर रहा है। गलती हमारी है, गलती किसान की नहीं है। आप मक्की पे दीजिए उसको 2000 रुपए, आप मेरे से वादा करा, मैं आपको देता हूं कि किसान शिफ्ट कर जाए। देवेंद्र जी, सवाल ये उठ रहा है कि ये जो संरक्षणवाद है कि आप दीजिए इतना, फिर जब आपने हमारी नौकरियों का जिक्र किया, किसी भी आप उसमें जाते हैं, ओपन कंपटीशन है, ग्लोबल मार्केट है, तो वही चीजें सरवाइव और सस्टेन करती है ना जो कंपटीशन में टिकती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का मामला हो, चाहे वो फार्म प्रोड्यूस का मामला हो। तो अगर सरप्लस में चीजें आ रही हैं, सरकार का उतना ही पैसा है, तो जो सरकार के समर्थक है उनकी दलीलें हैं कि जब सारा पैसा हम एमएसपी में खर्च कर दें, भंडारण कर लें, भंडारण की क्षमता है नहीं, फिर अनाज सड़ता है, सरप्लस में होता है, बेकार जाता है, बर्बाद जाता है। तो इसके बजाय हम ऐसी फसलों की तरफ क्रमशः शिफ्ट होना जो हमें इंटरनेशनल मार्केट में गेन दिलाए। मैंने आपसे पहले ही कहा, इंटरनेशनल मार्केट में गेन तो अमेरिका में नहीं हो रहा, इंटरनेशनल मार्केट में तो यूरोप नहीं गेन कर पा रहा है। अगर वो सब्सिडी सपोर्ट ना मिले वहां पर किसानों को तो वो कोलैप्स हो जाता है। आप मुझे बताइए, हम किस चीज की सपोर्ट कर रहे हैं, किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? इसका मतलब है कि कहीं हमारी सोच में प्रॉब्लम है। किसान की दिक्कत नहीं है, क्यों ना शॉर्ट प्राइस मिले उसको, मैं ये जानना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, आफ्टर ऑल वो कंट्री के लिए फूड प्रोड्यूस करता है, विच इज इकोनॉमिक वेल्थ। और अगर हम कहें कि ये जो सर्विस सेक्टर है वो अपने आप पे खड़ा, तो ये भी गलतफहमी है। सर्विस सेक्टर में कितनी मैसिव सब्सिडीज है वो भी हमें जाननी जरूरी है, लेकिन उसकी हम चर्चा नहीं करते हैं। जिस तरीके से एनपीए राइट ऑफ होते हैं हर साल, उसकी तो कभी डिबेट नहीं मैं देखता टेलीविजन पे। सिर्फ चर्चा तब होती है जब किसान का कर्जा माफ किया था, तब टेलीविजन पे डिबेट होती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है कि हम एक कंटेम्प्ट हम कैरी करते हैं किसान के प्रति, हम माने या ना माने, और हम चाहते हैं कि किसान उसी लेवल पे रहे, जो भी फायदा है वो सिर्फ इंडस्ट्री को मिले। यही एक कारण है कि वी हैव सैक्रिफाइस्ड एग्रीकल्चर फॉर द सेक ऑफ इंडस्ट्री। आई थिंक इट टाइम हैज कम व्हेन वी नीड टू प्रोवाइड इक्वल इंपॉर्टेंस। इसमें देवेंद्र जी एक बात ये है जो कई लोग कहते हैं कि जो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, राजदीप जी एक सेकेंड, जो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर और उसका जो कंट्रीब्यूशन है, तो कई लोगों का ये तर्क होता है कि मशीनें ज्यादा है, लोग कमाए ताकि वो दूसरे सेक्टर्स में शिफ्ट हो। अगर एक 30%, 40% आबादी 10% या 12% का कंट्रीब्यूशन कर रही है, जो भी हो, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट फिगर, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। देखिए, ये वर्ल्ड बैंक की थिंकिंग है जो हम पे थोपी गई है, और मैंने आपसे कहा, हमारे इकोनॉमिस्ट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको चैलेंज कर पाए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 1996 में स्वामीनाथन फाउंडेशन चेन्नई में मैं कॉन्फ्रेंस में था। वहां पर वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डॉक्टर इस्माइल सारागल्डिन ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है कि अगले 20 साल में जो लोग भारत में गांव से शहरों की तरफ प्लान करेंगे, उनकी जनसंख्या इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या से दुगनी होगी। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या 20 करोड़ थे, 20 करोड़ है और 20 करोड़ थी। वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट था कि 40 करोड़ लोग जो हैं वो गांव से निकलकर शहर में आएंगे। बहुत साल में सोचता रहा कि ये हमें वार्निंग दे रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। बाद में मुझे समझ आया कि नहीं, ये तो हमारे लिए डायरेक्टिव है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने ये किया, उन्होंने कंडीशंस ऐसे क्रिएट किए कि इकोनॉमिकली एग्रीकल्चर वाज बिकमिंग अनरेम्यूनरेटिव, तो लोग खेती छोड़ के ऑब्वियसली शहर में आए। अभी मैंने देखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक पिछले गवर्नर साहब ने कहा कि द बेस्ट रिफॉर्म्स वुड बी जब हम लोग किसानों को खेती से निकाल कर शहर में लाएं, क्योंकि शहर में चीपर लेबर की जरूरत है, यानी दिहाड़ी मजदूर की। अगर इकोनॉमिक डिजाइन दिहाड़ी मजदूर पैदा करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि उस इकोनॉमिक डिजाइन पे सवाल खड़े होने चाहिए। अब देखिए, लॉकडाउन में आपने देखा कि 2 दिन का लॉकडाउन जो है वो जब उसके करके झटका लगा, तो लाखों करोड़ों लोग, 8 करोड़ लोग वापिस गए हैं। ये लोग वो एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज थे जिनको गांव से निकाल के हम शहर में लाए। प्रधानमंत्री साहब की बात की गई है, बहुत अच्छा उनका एक विजन है, सबका साथ सबका विकास। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हमारे 60 करोड़ लोगों के पास ज्यादा इनकम आएगी, ज्यादा पैसा आएगा, तो क्या ज्यादा डिमांड क्रिएट नहीं होगी? जब ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी तो हमारा जीडीपी दौड़ेगा नहीं? तो क्यों नहीं हम उस मॉडल की तरफ जा सकते जहां पर एम्प्लॉयमेंट भी है, जीडीपी भी बढ़ेगी? क्यों हमें टेक्स्ट बुक्स जो वर्ल्ड बैंक ने कही है उसी में हमें फॉलो करना है कि उन्होंने कहा है कि गांव से लोगों को निकालकर शहर में लाना है? मेरा मानना है कि रिवर्स माइग्रेशन ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इस इकोनॉमिक डिजाइन को रिवर्स करें। ये बहुत तमाशा हो चुका सारी दुनिया में। नाउ आई थिंक पीपल आर क्वेश्चनिंग दैट
एंड आई एम सो हैप्पी इंटरनेशनली बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी जो हैं आज इसको दोबारा रीथिंक कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हमारे इकोनॉमिस्ट भी 10 साल पीछे है, मीडिया भी उसी साल 10 साल पीछे है, क्योंकि कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड है। यही एक कारण है कि हम उसी सोच को दोबारा इन्फोर्स करते जा रहे हैं, जबकि चाहिए ये कि आप गांव को संपन्न बनाइए, एग्रीकल्चर में लोगों के हाथ में इनकम दीजिए। मेरा ये मानना है कि आपकी जीडीपी 8-10% नहीं 18-20% पे दौड़ेगी। आप करिए तो सही। आप ये कह रहे हैं कि जैसे मुझे पता नहीं क्यों आप ये बोल रहे थे और हिंद स्वराज याद आ रहा था, राजदीप या वेलकम टू यू, कि आप गांव को केंद्र में रखें, गांव के प्रोड्यूस को केंद्र में रखें और इस तरीके की पॉलिसी डिजाइन करें, चाहे वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एग्रो प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वहां पर भंडारण की क्षमता, विपणन की क्षमता, छोटे छोटे गांव के क्लस्टर बने, डेवलपमेंट हो, ताकि एक जो अर्बन पॉवर्टी बढ़ रही है, अर्बन पुअर बढ़ रहे हैं, फिर वो हाउसिंग पर हर चीज पर लोड आ रहा है, वो रुके और गांव के लेवल पर आप ये डेवलपमेंट करें। देवेंद्र जी, मैं सही समझ पा रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और वो राजदीप जी डेवलपमेंट का, राजदीप आप क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं इसकी राजनीति की तरफ देख रहा हूँ। इसकी राजनीति देखिए, 2014-15 में जब मोदी जी की सरकार बनी, उनका पहला बड़ा निर्णय क्या था कि हम लैंड एक्विजिशन एक्ट को बदलेंगे, जो एक तरह से जो उनका बड़ा रिफॉर्म उस समय था। लेकिन उस समय न केवल आरएसएस, कई जो किसान संगठन है, विपक्ष जो है, जिस तरह से विरोध हुआ, सहयोगियों से विरोध हुआ, उन्हें उसे रोल बैक करना पड़ा कि हम जमीन कैसे लेंगे, लोग किसान से जमीन लेंगे, कितना उनको देंगे, उस पूरे उनका जो प्लान था उसे रोल बैक करना पड़ा। अब 6 साल बाद मोदी जी फिर से प्रयास कर रहे हैं कि मुझे एग्रीकल्चर रिफॉर्म करना है। अब ऐसे समय कर रहे हैं जब कोविड है, जब सप्लाई चेन एक तरह से टूटे हुए हैं, और उस जो माहौल का फायदा उठाकर एग्रीकल्चर रिफॉर्म, जो कुछ अर्थशास्त्री है कई सालों से कह रहे हैं कि आपको एग्रीकल्चर ओपन अप करना है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन क्या आप इसे राजनीतिक कितना सफल कर पाएंगे? 2019 में चुनाव के पहले मोदी जी ने क्या किया था? उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लोगों को दी थी, क्योंकि उनको पता चला कि अगर किसान मेरे साथ ना रहे तो मैं चुनाव हार भी सकता हूं। तो किसानों को आपको अपनी तरफ करना है, तब अपने सम्मान निधि एक तरह से उनको पैसे दिए। एक डोल राजनीति जिसके खिलाफ मोदी जी एक तरफ थे, चुनाव के पहले उनको देना पड़ा, क्योंकि दूसरी तरफ से राहुल गांधी मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम की बात कर रहे थे। अब क्या हुआ है 2020 में? आपकी मेजॉरिटी सरकार है। अब एक ऐसा माहौल बना है जहां सर्विसेज सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर में भारी गिरावट हुई है। एग्रीकल्चर कम से कम 2-3% तो है, अभी भी उसी लेवल पर है, लेकिन इंडस्ट्री में और मैन्युफैक्चरिंग में तो और सर्विस सेक्टर में गिरावट हुई है। मेरा ये कहना है, आपने एक सपना मोदी जी का, मुझे लगता है, मैं यही कहूंगा कि विचारधारा उनकी है कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको उसका कहीं ना कहीं शहरीकरण करना पड़ेगा, सर्विस सेक्टर को जोर देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग मेकिंग, ये उनकी नहीं ये आप ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ इस विचार से। जब तक आप गांव की इकाई को मजबूत नहीं करोगे, सबको लेके शहर आपकी झेल ही नहीं पा रहे हैं उस लोड को। सर, आप गुजरात देखिए ना, आप गुजरात की पॉलिटिकल इकोनॉमी एक तरह से देखिए, इट इज अ वेरी अर्बन डोमिनेटेड इकोनॉमी। अब उस सिस्टम से अगर आप आए देश भर में, तो वो मुश्किल होता है। वन साइज फिट्स ऑल नहीं चल सकता भारत में। ये जो वन मार्केट वन नेशन है, अलग अलग राज्यों की समस्याएं अलग है, अलग जो फसल है उसकी समस्याएं अलग है। वन साइज डज नॉट फिट ऑल। मुझे लगता है इसे पॉलिटिकली आपको इसलिए मैनेज करना पड़ेगा। आज अकालियों में इतना रोष क्यों है? क्योंकि अकाली जान गए हैं कि कांग्रेस ने इसका एडवांटेज लिया और पंजाब में 2022 में चुनाव होंगे, हरियाणा में भी वही हो रहा है, वहां कोलिशन गवर्नमेंट है, दबाव डाला जा रहा है आज जेजेपी और दुष्यंत चौटाला पर। तो इन दो राज्यों में वहां की राजनीति है। आज आप बात कर रहे हैं इस 3 फार्म बिल की। आज दूसरी समस्या क्या है किसान की? मेरे महाराष्ट्र से प्याज की समस्या है। किसान चाहता है कि वो अपने प्याज एक्सपोर्ट करे, सरकार ने कहा हम नहीं कर सकते, तो वहां आप किसान के नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वहां का किसान कह रहा है मैं मार्केट का क्यों नहीं एडवांटेज दूं, तब आप मुझे एडवांटेज नहीं दे रहे। तो वो ऑफलोड करवा रहे हैं बांग्लादेश जाने से। देखिए, यही सरकार का दोहरापन है कि वहां वो जो प्याज का जो किसान है उसे आप कहते हो यू कैन नॉट एक्सपोर्ट, बैन है एक्सपोर्ट पे। यहाँ आप कहते हो आप मार्केट से जुड़ जाओ। जो आपको सहूलत है, आपके कंज्यूमर को सहूलत है, उसकी आप चिंता करते हो, उस किसान की चिंता। देवेंद्र जी, मैं इसी से एक जो हम लोग इस तरह की तस्वीरें देखने के आदी हो गए हैं कि बरसात में गेहूं सड़ रहा है, टमाटर और प्याज
और आलू सड़कों पर फेंक रहे हैं। और इन सब चीजों को देखते हुए जो एक दो मसले बार बार आते हैं, मैं उस पर आपकी राय चाहता हूँ। एक स्टोरेज का मसला, कई किसान ये कहते हैं कि जो ये सब्जियों के उत्पादक हैं खासतौर पर, साहब हमें भंडारण की सुविधा नहीं मिलती, इसलिए किसी साल तो आलू का अच्छा दाम मिलता है और किसी साल छीछा लेदर हो जाती है। और हम लोगों की, ग्राहकों के जीवन में वो एक कर्व बनता ही है, जैसे अभी टमाटर कहीं 80 है, कहीं 60 है। तो और ये भी इससे जुड़ा हुआ सौरभ गुलाटी जी का यह कहना है, प्रोफेसर गुलाटी का, कि इन जो 3 बिल्स के, उनका कहना है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। जो स्टोरेज में इस समय लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, उनका कहना है जब तक आप मार्केट ओपन नहीं करेंगे तब तक लोग। अरे उसमें तो देवेंद्र जी ने बता दिया ना कि सरकारी खरीद तो 6% ही होती थी अभी तक, बाकी में बाजार क्या कहते। देवेंद्र जी हाँ देवेंद्र जी, भंडारण के मसले को कैसे सुलझाया जा सकता है, क्या वर्केबल मॉडल हो सकता है? देखिए, भंडारण हो या पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो एग्रीकल्चर में, इसकी जरूरत है। अब आप देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में आपसे जिक्र करता हूं, 2011-12 और 2017-18 के बीच में 50% तो हमारी पॉपुलेशन है कंट्री की उसके एग्रीकल्चर में, उसके लिए पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर वाज 0.4% ऑफ जीडीपी। अब 0.4% ऑफ जीडीपी अगर पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कौन सा मिरेकल एक्सपेक्ट कर लेंगे? दूसरी बात यह है कि आप देखिए कॉर्पोरेट्स को 6% आप टैक्स कंसेशन देते हैं हर साल। कभी किसी ने सवाल किया, इमेजिन करिए अगर वो 6% सिर्फ उसमें चला जाता, एक ही चीज की बात कर रहा हूं, अगर एग्रीकल्चर में चला गया होता तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्ड कर लिया होता। एक बात तो दूसरी बात सर ये कही जाती है कि साहब ये पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट आएगा। अरे सर, मैं राजदीप जी का, अगर राजदीप ने भी सवाल पूछा होता उन इकोनॉमिस्ट से ये बात कि भाई बिहार में पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आया? 14 साल तो हमें इंतजार करते हो गए, क्यों नहीं आया? आई थिंक द प्रॉब्लम इज राजदीप जी कि अगर हम ठीक सवाल नहीं पूछेंगे उसका सप्लीमेंट्री, तो हमें जवाब भी वो नहीं मिलेगा पूरा। आई डोंट मीन टू से कि आपने नहीं पूछा, बट आई एम सेइंग कि भाई ये जब तक हम नहीं करेंगे यू विल नॉट गेट परहैप्स द राइट काइंड ऑफ आंसर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पब्लिक सेक्टर के इन्वेस्टमेंट की एक बात है, लेकिन आप दूसरी बात मैं एक आपसे रखना चाहता हूं सर। आप देखिए कि इनकम पैरिटी नॉर्म्स में हमने एग्रीकल्चर को कैसे इम्पॉवरिश रखा जानबूझकर इतने डिकेड से। उससे आपको पता चल जाएगा कि एग्रीकल्चर में क्यों लोग जो है, कोई झटका लगता है तो टमाटर सड़कों पे फेंकते हैं, प्याज सड़कों पे फेंकते हैं, ये सब बातें जो होती हैं। ये देखिए 1970 में गेहूं का दाम जो है, एमएसपी जो है वो 76 रुपीज पर क्विंटल था। 45 साल बाद 2015 में वो बढ़कर 1450 रुपए प्रति क्विंटल। ये 19 गुना की बढ़ोतरी थी, 19 टाइम्स। अब दूसरे पैरिटी नॉर्म्स को अगर देखें, इनकम पैरिटी नॉर्म्स को, तो उसी पीरियड में 45 साल में बेसिक पे और डीए ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 120 से 150 गुना बढ़ता है। बेसिक पे एंड डीए ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेसर्स वो 150 से 170 गुना बढ़ता है। बेसिक पे और डीए ऑफ स्कूल टीचर्स वो 280 से 320 गुना बढ़ता है। और किसान की जो इनकम है एमएसपी से अगर आप आंकेंगे तो वो 19 गुना बढ़ती है। अब ये बताइए मुझे कि किसान को इसका मतलब है कि हमने डेलिबरेटली इम्पॉवरिश रखा? 19 गुना अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तनख्वाह बड़ी होती 45 साल में तो बहुत से आत्महत्या कर चुके होते हैं, नौकरी छोड़ चुके होते। ये जो हमने डेलिबरेटली जो इम्बैलेंस क्रिएट किया है, इट इज सबको जानना चाहिए। अगर 19 गुना उसकी अगर उसको इनकम मिली है सिर्फ 45 साल में, विच मीन्स ही वाज इन अ नेगेटिव इनकम, उसमें मैप में था वो। 45 साल में उसको 1% भी अगर एक साल की नहीं मिलती है, वन टाइम भी अगर एक साल में नहीं बढ़ा पाता है इनकम, तो आप देख लीजिए उसका क्या हाल होगा। और उसके बावजूद भी दे हैव प्रोड्यूस्ड अ रिकॉर्ड बम्पर हार्वेस्ट ईयर आफ्टर ईयर, क्योंकि उनको सरवाइव करना है। एंड यही देवेंद्र जी, पर यही तो प्रधानमंत्री के जो सलाहकार इस पर यही कहते हैं ना कि इतने सालों तक आपने एक सिस्टम ट्राई आउट की, उस सिस्टम से किसानों को की आमदनी में उतना उछाल नहीं हुआ, उतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इसीलिए उनका कहना है कि अब समय आ गया है संरक्षणवाद से बाजारवाद की तरफ चला जाए। बिल्कुल यही तो उनका कहना है ना। मैं राजीव जी के सवाल का जवाब दे लूं। मैंने आपसे कहा कि 90% किसान तो मार्केट पे थे। आप मुझे बताइए, आपने ये सवाल अगर उनसे किया होता तो आपको जवाब मिलता। 90% अगर किसान जो है वो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो किस प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 90% किसानों के वहां तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, वहां कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं आया? मंडियां नहीं आई वहां पर। प्राइवेट मंडियां तो वहां आ सकती थी, क्योंकि 7,000 मंडियां हैं देश में सिर्फ एपीएमसी की, जबकि जरूरत हमें 42,000 मंडियों की है इन 5 किलोमीटर रेडियस। तो मंडियां वहां क्यों नहीं आई? कहने का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर ओनली वांट्स टू एक्सप्लॉइट। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली इन एग्रीकल्चर, मैंने आपको अमेरिका और यूरोप का एग्जांपल दिया, वहां तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है।
सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको ये हैरानगी होगी, एक ट्वीट मैंने पढ़ा उसमें ट्विटर पे, वो किसान कहता है कि जो मैंने प्राइस 2018 में कॉर्न के ऊपर दिया है, जिसपे मैंने बेचा है अपना कॉर्न, वो 1972 में मेरे पिताजी ने जो बेचा था उससे कम है। दिस इज अमेरिका। The point I'm trying to make is, just because we do not know the ground realities, I think we beg to agree, we tend to agree with them. मैं ये आपसे कह रहा हूं, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि भैया जब 90% किसान जो है मार्केट्स के ऊपर हैं, why have the markets failed the farmers? ये देवेंद्र जी आपका तर्क दुरुस्त जान पड़ रहा है, और इसका अब आगे कंक्लूजन जो एक निकल सकता है वो ये, एक तो संवाद होता रहे, दूसरा हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं लल्लन टॉप पंचायत, हफ्ते का एक मुद्दा लेते हैं और उसमें सब विद्वानों को पक्ष विपक्ष के बैठाते हैं, और ये टीवी डिबेट की तरह नहीं होता है जहां पे लोग एक दूसरे की तरफ चीखते हैं। बहुत तसल्ली से सब बात सुनते हैं एक दूसरे की, क्योंकि संवाद की नियत से आते हैं कि मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझूं और आप मेरा। तो मुझे लगता है कि हमें प्रोफेसर गुलाटी को, देवेंद्र जी को वहां पर आमंत्रित करके इस पर विस्तार से बात करनी होगी। समय की कमी है। एक आखिरी सवाल विच हैज नथिंग टू डू विद डायरेक्टली, नथिंग टू डू विद दिस ऑर्डिनेंस, बट द पॉलिटिकल गेम अराउंड इट। राजदीप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये अकालियों का लेट रिएक्शन, देवेंद्र जी आप भी चंडीगढ़ में हैं, पंजाब की पॉलिटिक्स करीब से देखते हैं, जो फार्मर पॉलिटिक्स है, या हरियाणा का रिएक्शन, कई लोगों ने कहा हरियाणा पंजाब के नेताओं को चिंता है, वहां पे ताकतवर किसान समितियां हैं, तो उनका गुस्सा दिखता है और वो दिल्ली को सराउंड करते हैं, चाहे वो वेस्टर्न यूपी हो, हरियाणा हो, या थोड़ा और आगे जाके पंजाब हो। तो ये जो पॉलिटिक्स हो रही है जिसमें कांग्रेस विरोध कर रही है, अकाली दल विरोध कर रहा है और कुछ दल विरोध कर रहे हैं, राजदीप जी मैं उस पॉलिटिक्स के बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, बहुत संक्षिप्त में ये शुरुआत हुई क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरा जा रहा था, अपने पार्टी में कुछ लोग घेर रहे थे। हमने इस पर बात भी की कुछ हफ्तों पहले। अब एक ऐसे समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सोचा कि इस मुद्दे को लेकर मैं अपनी एक तरह से पकड़ फिर से बना सकता हूँ। पंजाब में जब तक आपके साथ किसान ना हो, आप चुनाव भी नहीं जीत सकते। जनवरी में 2022 में चुनाव होने हैं। तो अमरिंदर सिंह ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया, गवर्नर के पास गए, लगातार उसके बाद बारे में बयानबाजी करने लगे, उन्होंने अकालियों को बैकफुट में डाला, क्योंकि अकाली सहयोगी दल है बीजेपी का। तो तुरंत अकालियों को लगा कि अगर हम इस मुद्दे पर भाजपा के साथ बिल्कुल एक जैसे रहे तो हमें कहीं ना कहीं भाजपा से डिस्टेंस करना पड़ेगा। देखिए, हरसिमरत कौर ने कैबिनेट से अपना इस्तीफा दिया है, अकालियों ने अभी तक एनडीए नहीं छोड़ा है, क्योंकि डर अब मुझे लगता है अकालियों को ये है सौरभ कि अगर हम छोड़ दे तो बीजेपी कही है छोड़ दीजिए, और हम तैयार, क्योंकि बीजेपी का एक जो वर्ग है, वो एक जो गुट है, वो चाहता है कि चुनाव जो अगला पंजाब में है हम अकेला लड़े। अब तक अकालियों के साथ क्यों लड़े, तो वो अकाली भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने एनडीए अभी तक नहीं छोड़ा है। और ये राजनीति बड़ी दिलचस्प होगी अगले महीनों में। क्या भाजपा एक तरह से अकालियों को छोड़ देती है कि अकाली एक तरह से ये मुद्दा उठाकर अपनी राजनीति करते हैं, और भाजपा भी एक तरह से अर्बन राजनीति को और मजबूत करते हैं पंजाब में। हरियाणा में देखना पड़ेगा कि कोalition की राजनीति कैसी चलती है वहां। हाँ, देवेंद्र जी आप इस जो पूरी पॉलिटिक्स है उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो सबसे पहले दुख ये होता है कि जब ये बोला जाता है कि ये जो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है या जो मूवमेंट चल रही है वो पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड है या कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है। मैं इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूं, मुझे कम से कम 10 साल तो पंजाब में रहते हुए अब हो गए हैं, दिल्ली छोड़ के जब मैं आया था, और मैंने देखा कैसे किसानों के साथ लगातार, चाहे वो एक पार्टी की सरकार थी या दूसरी पार्टी की सरकार थी, हमने उस पे सारा उनका देखा है कि क्या उनकी अप्रोच रही है, क्या उनके ट्रेंड रहे हैं, क्या उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्या उनकी डिमांड्स रही हैं। अब जो मैं ये देख रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई किसी ने कहा कि साहब ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है, अब तो अकाली दल बीच में आ गया है, अब क्या बोलेंगे आप? अब बोलेंगे कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है, अब कांग्रेस को छोड़ देंगे, अब अकाली दल भी बीच में आ गया है। कहने का मतलब है ये हमें छोड़ देना चाहिए इन बातों को। मुझे खुद याद है जब कांग्रेस के टाइम पर मैं भी किसी बड़े बड़े उसमें मूवमेंट्स में साथ जुड़ा हुआ था तो मुझे कहा जाता था ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। जब हम ऐसे मौके पे बीजेपी पे आ गए, अगर अब मैं रेज कर रहा हूँ सवाल उसके ऊपर 3 बिल्स के ऊपर, तो मुझे कांग्रेस स्पॉन्सर्ड कह देंगे। आई थिंक वी शुड गेट आउट ऑफ दिस एंटायर जो एक सोच है, ये अननेसेसरी बिल्डअप। ये बहुत बिल्कुल ये बड़ा पुराना है कि पहले जो इंदिरा का विरोध करता था वो अमेरिका का एजेंट, CIA का एजेंट, ये सब करार दिए जाते थे। राजदीप जी के दोस्त हैं प्रशांत भूषण, वो कह रहे थे कि अन्ना आंदोलन RSS स्पॉन्सर्ड है। फिर राजदीप जी के एक और दोस्त आशुतोष बोले उस इंटरव्यू के काउंटर में कि नहीं RSS स्पॉन्सर्ड नहीं है।
तो ये स्पॉन्सरशिप की लंबी पॉलिटिक्स है। नहीं, पर अब भी देखिए पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। ये एनसीपी जो है उन्होंने एक तरह से सरकार का इस पर समर्थन किया है, शिवसेना भी कुछ लेवल तक इसका समर्थन कर रही है। तो अलग अलग पार्टियां, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एक आम राय बनाना बहुत मुश्किल है। हर पार्टी अपने हित में इसकी राजनीति कर, किसानों का हित किसको कितना है ये मैं नहीं जानता, हर अपना वोट हर पार्टी। अच्छा, एक चीज और बताइए आप लोग, हालांकि समय कम है, देवेंद्र जी खासतौर पे आप, कि चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवीलाल, है ना, कई ऐसे किसान नेता हुए, शरद जोशी का आपने जिक्र किया, कभी भी हमारे देश में किसानों का एक ऐसा आंदोलन या संगठन क्यों नहीं बन पाया जो तमिलनाडु के किसानों से लेकर पंजाब के किसान और फिर उड़ीसा और बंगाल के किसानों से लेकर राजस्थान तक के किसानों की नुमाइंदगी करे? क्या बहुत वेरीड इंटरेस्ट है या अलग अलग पॉलिटिकल ब्लॉक्स हैं जो उनकी इमेजिनेशन को कैप्चर कर लेते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, ये बहुत आपने जो इम्पोर्टेंट सवाल, अहम सवाल किया है अंत में, उसको समझना जरूरी है। हम जो देश की बात करते हैं, मैं उस समय से जानता हूं किसान मूवमेंट को, जब नारायण स्वामी नायडू जो तमिलनाडु के किसान नेता थे, बहुत रिस्पेक्टेड नेता थे, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं। तब से मैंने किसान मूवमेंट को देखा है इस देश में, और मैंने ये भी देखा है कि कैसे वो जो मूवमेंट है अपने 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 स्तर पे तो वो हीरो होते हैं, लोकल स्तर पे हीरो होते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे वो जीरो हो जाते हैं। जब हम कंट्री की पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो वो जीरो हो जाते हैं। अगर पंजाब में अब देखें कि अब क्या हुआ कि इस इशू ने कम से कम 11, 12, 13 जो संगठन है उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया है। वरना यहाँ पर क्या था कि 20-22 संगठन है, वो अलग अलग झंडा अपना लेके चलते हैं, और वो कभी एक उस पे कन्वर्जेंस जो है वो नहीं हो पाई। इसी तरीके से सारे देश में हम देख लें तो कन्वर्जेंस नहीं हो पा रही है, और उसमें बहुत से कारण है। उसमें एक कारण लीडरशिप का भी है। कहीं ना कहीं लीडरशिप भी जो हमारी है वो इसमें सक्सीड करती है कि भाई तोड़ा जाए या वोट बैंक बनाया जाए, ये सब बातें जो होती हैं, और इसके करके शायद हो सकता है कि वो इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन दुर्भाग्य है किसानों का कि जिस देश में 60 करोड़ किसान परिवार से मतलब जुड़े हुए हों उसके साथ, खेती के साथ, वो आज पॉलिटिकल डोमिनेंस जो है उनकी नहीं है। ये बड़ा अफसोस है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और जिस दिन उनको ये समझ आ गया कि जो पंजाब में जिस तरीके से अब उन्होंने फोर्स कर दिया सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक उस पे आने के लिए, अगर यही एक मैसेज ये सारी कंट्री में दे पाए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी। मतलब मैं आपको बताऊं कि आप तो किसानों की बात कर रहे हैं, मैंने पहली दफा जो पंजाबी पॉप आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, मशहूर सिंगर, जिनको कई लोग जो बड़े गंभीर लोग कहते हैं तो फुकरे टाइप के लोग हैं, ऐसी वैसी गाने गाते हैं, वो सारे पॉप आइकन इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ और किसानों के समर्थन में पब्लिकली बयान दे रहे हैं। ये एक बड़ी नई चीज है। अरे बट सौरभ, आप मुझे बताइए क्या महाराष्ट्र का किसान कोई अलग, वहां के जो नेता हैं उसका समर्थन फिर क्यों कर रहे हैं? राजू शेट्टी कोई कम नेता है क्या किसान का? नहीं, वही बात भी वही वेरी इंटरेस्ट वाली बात हो गई, इसीलिए मैंने कहा आपने कहा तमिलनाडु से लेकर पंजाब तक क्यों नहीं, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग मसले, महाराष्ट्र में विदर्भा के किसान का मसला, मराठवाड़ा किसान का मसला, कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र का अलग अलग है। अब अगर 70% आपका जो पानी है महाराष्ट्र में वो गन्ने के किसान के पास जाता है, पश्चिम महाराष्ट्र को जाता है, तो बाकी किसान क्या कहेंगे? देवेंद्र जी ने इसकी तरफ इशारा भी किया कि शुगर पॉलिटिक्स का अपना अलग खेल है। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े देवेंद्र जी, बहुत सारे आपने जरूरी सवाल उठाए। जल्दी आपसे लल्लन टॉप पंचायत में कई किसानों के साथ, कई विशेषज्ञों के साथ मुलाकात होगी और वहां पर और तफसील से बात करेंगे। नेता नगरी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।